आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 16 तारीख का जो है करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो 16 तारीख में जो पहला न्यूज़ मिलेगा आपको लॉन्च की तरफ से मिलेगा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ विजिट में थे, नॉर्थ ईस्ट के विजिट में थे, गुवाहाटी फिर मिजोरम, यहाँ पे विजिट में थे। तो जब ये मिजोरम गए थे तो इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला इंडियन रेलवे कनेक्शन, जो कि आपको मिलेगा मिजोरम, क्योंकि यहाँ पे आपको ये स्पेशल ब्रिज मिलने वाली है जो कि कनेक्ट करेगा, ठीक है। और ये मिजोरम का पहला स्टेशन, दो स्टेशन है जहाँ पे पूरे इंडिया से जो है कनेक्ट करने का काम करेगा। अब तक मिजोरम के बारे में बात करें तो अब तक मिजोरम में जो है रेल लाइन नहीं गई थी, रेलवे की कोई भी लाइन नहीं गई थी। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी पता होगा आपको, जो आसाम में है। उसके बाद नेक्स्ट आपको अगरतला पता होगा, उसके बाद ईटानगर पता होगा, अगरतला त्रिपुरा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। गुवाहाटी में बात करें, गुवाहाटी आसाम में है, और इसके साथ आसाम में जितनी भी जगह है जहाँ से आसाम में ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे जो है रेलवे लाइन बैठ चुका है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ ईटानगर ही है जहाँ तक अब रेल लाइन गई है, और त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला तक गई हुई है। और अब चौथी जो स्टेट बन चुकी है नॉर्थ ईस्ट की जहाँ पे रेल लाइन पहुँची है वो आपको मिलेगी मिजोरम। इसके से बोला जा रहा है कि मिजोरम पहला इंडियन रेलवे कनेक्शन करने वाली स्टेट बन गई है। इसमें आपको दो स्टेशन याद रखने हैं, एक है भाईबरी, एक है सायरांग। ये दो आपको याद रखने हैं, भाईबरी और सायरांग। ये रेलवे स्टेशन जो है बनाए गए हैं, और ये जो है कनेक्ट करता है आइजोल से। आइजोल जो है मिजोरम की कैपिटल मिलने वाली है। तो ये सायरांग और फिर जो भाईबरी है ये आइजोल के सामने है, मान सकते हो कुछ 10 से 15 किलोमीटर का दूर है, बट ये जो है सबसे सामने है, जो आइजोल का कैपिटल है वहाँ पे। इतना इंपॉर्टेंट क्यों न्यूज़ है ये, क्योंकि मिजोरम के बारे में बात करें तो मिजोरम में देख सकते हो ये पहाड़ है, पहाड़ के आसपास से जो है ये रेल लाइन निकाली गई है, और बहुत सारे आपको टनल्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे आपको ब्रिजेस मिलने वाले हैं। उसके बाद जो है ये रेल लाइन कंप्लीट हुआ है, और आज़ादी के बाद देखो कितने सालों के बाद जो है अब रेलवे लाइन जो है मिजोरम में पहुंच रहा है। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। कौन सी नंबर पे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ये 4th नंबर पे, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान देना। कितना जो बजट रखा गया ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको एग्जाम के लिए याद रखना है कि 8070 करोड़ रुपये जो है बजट रखा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए। टोटल 3 जो हैं आपको मिलेंगे ट्रेन, जो है अभी स्टार्टिंग में चलने वाली है। पहले तो सायरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस चलेगी, ये कंफर्म न्यूज़ है। बाकी जो न्यूज़ है सायरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस, सायरांग कोलकाता एक्सप्रेस, ये अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये रिपोर्ट से आया गया है। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से भी ये सारे ट्रेन भी जो है चलना स्टार्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ते हैं। नेक्स्ट और भी चीज़ें थे, जैसे गुवाहाटी में गए थे तो इन्होंने जो ब्रह्मपुत्र ब्रिज है उसको इनोग्रेट किया गया है, बट वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पर कुछ ऐसे नहीं किया गया, स्टेप नहीं लिया गया है कुछ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमने उसको कवर नहीं करवाया। तो अगर फ्यूचर में अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको वो भी कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी लॉन्च किया है 16 कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 का। इसके बारे में बात करें तो ये हो रहा था कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जिसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एज ए इनोग्रेटर थे, और टॉप सिविलियन और फिर जो मिलिट्री लीडर है वो एक साथ आए थे। क्या काम था कि कैसे जो है हम डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, उसके ऊपर फ्यूचर क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस बनाया गया था। इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो ध्यान देना। एयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, ये थीम एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखते हुए चलना, ठीक है। क्या है? एयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ये सारे जो थीम्स जितने भी हैं या डेडलाइंस हैं, मैं आपको अल्टीमेट पीरियड में ट्राई करूंगा कि ये सारा का सारा जो है एक ही टेबल के अंदर का दे पाऊँ, जिसकी वजह से आपको पढ़ने में हेल्प हो जाए, ठीक है। अल्टीमेट पीडीएफ क्या है? अल्टीमेट पीडीएफ जिसको पता नहीं है उनको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। अल्टीमेट पीडीएफ हमारा एग्जाम पीडीएफ है, ठीक है। तो आप वहाँ वो उधर जो है मैं आपको ये सारी चीज प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है फर्स्ट इन न्यूज़। फर्स्ट इन न्यूज़ में मिलेगा कि इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली असेंबल्ड 3D एयर सर्विलेंस रडार बनाया गया है। 3D टेक्नोलॉजी से बना हुआ सर्विलेंस रडार बनाया गया है, जो कि एयर डिटेक्शन, मतलब जो फ्लाइट्स रहेंगी, ड्रोन्स रहेंगी, उनको डिटेक्ट करने का काम होगा, जिसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम इंडिया ने पार्टनर किया है स्पेस की कंपनी इंद्रा के साथ, ठीक है। इंद्रा और फिर टाटा मिलके ये आप देख सकते हो लंजा एन जो है वो इंडियन नेवी को सौंपने वाली है, मतलब लंसा एन बनाएंगी और अब जो है इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है इसको, ठीक है, बना के। तो इसको जो है आईएनएस मैसूर में जो है इसको इंस्टॉल किया जाएगा, ये वाला पॉइंट भी है आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। अब इसके बारे में और थोड़ा कुछ डिटेल में पढ़े तो आपको मिलेगा कि ये जो है एक तरह का 3D डिटेक्शन
रडार मिलने वाला है। 3D डिटेक्शन मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस डिटेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन डिटेक्ट कर सकता है, किस तरह कहाँ से वो आ रहा है, इवन वो एल्टीट्यूड भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, कितने एल्टीट्यूड में उड़ रहा है। ये आप देख सकते हो, ये कुछ 3D रडार कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसका काम होगा डिटेक्ट करने का ड्रोन, एयरक्राफ्ट, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, नेवल प्लेटफॉर्म्स के। तो ये सारा जो है इसका काम होगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एयर डिटेक्शन है, ना कि ये कोई टैंक वैंक को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो है एयर रडार है, तो ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट, ये सबको डिटेक्ट करने का काम होगा। टोटल रेंज के बारे में बात करें तो इसकी टोटल रेंज जो है 256 नॉटिकल माइल्स है। अगर हम देखें कि हमें अगर एयर में अगर हम मेजर करते हैं डिस्टेंस को, नॉटिकल माइल्स में किया जाता है, ये तो आपको पता होगा। टोटल किलोमीटर जो है 474 किलोमीटर तक जो है ये इसकी रेंज रहने वाली है। इसको तो मैंने आपको भी बताया था कि INS मैसूर में इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके लिए 2020 में एक ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंदर का जो इंदिरा है वो 3 रडार बनाएगा, बाकी का जो भी टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो इंदिरा है, जो स्पेन की कंपनी है, ये सिखाने का काम करेंगी। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मतलब ये सिखाने का काम करेगी कैसे जो है ये रडार बनाना है टाटा को। तो टाटा जो है उसके बाद जो है इंडिया में 20 ऐसे रडार बनाएगी। इंडिया में कहा, कर्नाटका में ये 20 ऐसे और रडार बनाएंगी। पहले स्टार्टिंग में इंदिरा बना के देंगी, उनको सिखाया जाएगा, टाटा के जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको कैसे जो बनाना है वो। उसके बाद जो है इनका काम होगा कि जो कर्नाटका असेंबली है यहाँ पे 20 और ऐसे रडार बनाने का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। और इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बैंकिंग अवेयरनेस से आ रहा है कि सेबी ने इशू किया है सेबी डीलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर अमेंडमेंट रूल 2025 का। इसके अंतर्गत बोला गया कि जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो भी कंपनीज हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल लाया गया है डीलिस्टिंग करने का, ठीक है। इसके अंतर्गत बैंक्स, NBFCs, इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूड नहीं है, ये पॉइंट ध्यान देना, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जितने भी हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड होंगे, तो ये जितने भी PSUs हैं इनके लिए एप्लीकेबल है, बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, PSB के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब डीलिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी अगर जो एक्सचेंज है, जैसे NSE हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या BSE हो गया, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से जब निकल रहे होंगे, डीलिस्ट कर रहे होंगे अपने आप को, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक रूल रखा गया है। पहले क्या रूल था कि रिजर्व बुक बिल्डिंग का रूल था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह का मैथड था जिसके अंतर्गत आपको मिलेगा कि पब्लिक इन्वेस्टर डिसाइड करते थे जो भी बिल्डिंग का प्राइस होना चाहिए वो, ठीक है। पहले ये रूल रखा गया था, और अभी के टाइम पे फिक्स प्राइस ऑफर रखा गया है, और ये सेट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये जो है 50% ऑफ द अबव द फ्लोर प्राइस रहेगा, ठीक है। 50% ऑफ द अबव द फ्लोर प्राइस क्या, इसका मतलब क्या होगा, प्राइस जो है कम से कम 50% से ज़्यादा होना पड़ेगा। जो फ्लोर प्राइस रखा गया, जो मिनिमम प्राइस रखा गया है, उससे जो है 15% ज़्यादा होना पड़ेगा, ऐसा कुछ कहने का लिए है। कौन कौन से PSU इसके लिए एप्लीकेबल है, ये भी हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं। इसमें आपको मिलेगा वो PSU एप्लीकेबल है जिसके पास भी होल्डिंग 90% ज़्यादा इक्विटी है, ठीक है। तो 90% ज़्यादा जो इक्विटी रहेगी गवर्नमेंट के पास, वही जो एप्लीकेबल है। और बाकी तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया कि बैंक्स और ये सारे एप्लीकेबल नहीं है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोर प्राइस का मतलब क्या हुआ, फ्लोर प्राइस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। फ्लोर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए जो है टेक द हाईएस्ट ऑफ 3, ठीक है। फ्लोर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए हाईएस्ट ऑफ 3 यूज़ किया जाएगा, मतलब 52 वीक एवरेज मनी मार्केट, जो मार्केट प्राइस है शेयर का, वो लिया जाएगा, या तो मैक्सिमम प्राइस ऑफ द कंपनी पेड टू बाय सेल इन लास्ट 26 वीक्स। 26 वीक्स में जो भी मैक्सिमम प्राइस जो है कंपनी पे कर रही होगी बाय करने के लिए शेयर, उसको लिया जाएगा, या कोई भी जो बेंचमार्क जो सेबी अलग से डिसाइड करेगा वो भी लिया जा सकता है। तो इस हिसाब से जो है फ्लोर प्राइस या तो मिनिमम प्राइस डिसाइड किया जाएगा, और मिनिमम जो है 50% से जो है ज़्यादा रखने के लिए इसके लिए बोला गया है। अदर लेसन के बारे में बात करें तो नॉर्मली डीलिस्टिंग नीड्स अप्रूवल फ्रॉम 2/3 ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर। वैसे नॉर्मली डीलिस्टिंग के लिए 2/3 ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर जो भी रहते हैं उनका अप्रूवल चाहिए होता है, बट ये जो है स्पेसिफिक केस है PSU वाला, तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरत नहीं है। तो एग्जाम में ये चीज़ ही पूछी जा सकती है कि नॉर्मली कितना जो है पब्लिक होल्डर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। सेटलमेंट और शेयर होल्डर प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें बोला गया है कि शेयर होल्डर के पास टाइम रहेगा कि अपना जो भी शेयर है उसको 1 साल के अंदर ही बेचने का। अगर शेयर होल्डर अगर उसको नहीं बेचता है तो गवर्नमेंट उस पैसे को जो है डिपॉजिट कर देगा स्टॉक एक्सचेंज में विदिन 30 डेज, 30 डेज के अंदर ही जो है जमा कर देगा, ठीक है। अगर शेयर होल्डर उसको सेल नहीं करना चाहता, ठीक है, तो या तो नहीं करता, तो उस केस में वो 30 दिन के अंदर ही जो है जो स्टॉक एक्सचेंज अकाउंट है वहाँ पे पैसा जमा कर देगा, और वो पैसा जो है 7 साल तक पड़े रहेगा, ठीक है। और वो इन्वेस्टर चाहे तो वो जो है बाद में उसको क्लेम भी
कर सकता है। इन शॉर्ट सेबी ने जो है ईजी कर दिया है गवर्नमेंट की जो पीएसयू कंपनी है वो डीलिस्ट करने के लिए। पहले जो बिल्डिंग प्रोसेस था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसको हटा के अभी एक फिक्स प्रोसेस ला दिया गया जिसमें 50% ऑफ द हायर रखने के लिए बोला गया है फिक्स प्राइस से, ठीक है, और उस हिसाब से वो सेल कर पाएंगे। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट लोन के ऊपर बढ़े तो एडीबी ने जो है 126.42 मिलियन का एक लोन दिया गया है उत्तराखंड टूरिज्म के लिए। ये एक लेक है जो कि आपको मिलेगा तहरी लेक, ठीक है, तहरी लेक मिलेगा। तो इसके आसपास जो जगह है या तो ये लेक को जो है डेवलप करने के लिए ये पैसा दिया गया है कि ये जो है सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और क्लाइमेट रेजिडेंट टूरिज्म हो पाए उसके लिए, ठीक है। तो ये एरिया आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट का नाम याद रखना है, उत्तराखंड क्लाइमेट रेजिलियंस टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जो है प्रोजेक्ट का नाम, ये भी आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो अमाउंट है और कौन जो है पैसा दे रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मोस्टली बैंक के एग्जाम की बात करें तो एडीबी से सबसे ज़्यादा न्यूज़ आता है, फिर वर्ल्ड बैंक की जो ये कंपनी है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इससे न्यूज़ आता है। तो ये दोनों से ज़्यादा न्यूज़ आती है, वर्ल्ड बैंक से ज़्यादा न्यूज़ आती है। मतलब क्या हुआ कि जो लोन वाला जो क्वेश्चन है आपको यहीं से ज़्यादा पूछा जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी पर ज़्यादा फोकस करते हुए चलना। और यही से जो है आपको दूसरा न्यूज़ भी मिलने वाला है जो कि मिलेगा वर्ल्ड बैंक की एक प्राइवेट आर्म जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिन्होंने बोला है कि हम 137 मिलियन जो है यूएस डॉलर देंगे 4000 बस डिप्लॉयमेंट करने के लिए। ये दो कंपनी को दी जाएंगी, एक आपको मिलेगी JBM ग्रुप जो कि आपको मिलेगा कि इनको 100 मिलियन दिया जाएगा, जो 137 मिलियन है उसमें 100 मिलियन इनको दिया जाएगा, और जो ग्रीन सेल ग्रुप है इनको 37 मिलियन दिया जाएगा। और दोनों मिलके, या तो मैं बात करूँगी तीनों मिलके जो है टोटल 4000 ई बस जो है डेवलप करने का काम करेंगे। मोस्टली फोकस रहेगा ई बस डेवलप करना महाराष्ट्र, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और दिल्ली। ये जो 8 स्टेट्स हैं इनके नाम आपको याद रख लेना है। आपको पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, जो लोन एग्रीमेंट किया गया है इसके अंतर्गत नहीं आता, ये पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही देखा जाए तो ये जो है बिगेस्ट ग्लोबल ई बस इन्वेस्टमेंट है IFC के द्वारा, और ये जो फर्स्ट एवर जो है ई बस इन्वेस्टमेंट भी एशिया में। तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत कम है कि यहाँ से पूछा जाएगा, पर थोड़ा सा तब भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं MU के ऊपर, MU एंड कोलैब के ऊपर। तो ये आपको मिलेगा कि TCS ने पार्टनर किया है CDEC के अंतर्गत, और दोनों मिलके एक तरह से इंडिया सोवरेन क्लाउड बेस बनाने का काम कर रहे हैं, मतलब AI क्लाउड बेस सिस्टम बनाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारा जो भी डेटा है वो हमारे इंडिया में ही रहे उसके लिए किया जा रहा है। मोस्टली इसमें फोकस है जो क्रिटिकल पब्लिक सेक्टर जो सर्विसेज हैं उनका डेटा यहाँ पे रहे, ठीक है। तो इसमें जो यूज़ किया जाएगा सिक्योर क्लाउड स्टैक जो TCS का है उसको यूज़ किया जाएगा, और इसके अंतर्गत जो संजीवनी है उसके साथ डायल 112 जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स है, ये सारा जो है इसका अभी के टाइम पे एप्लीकेशन के तौर पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का एज एप्लीकेशन के तौर पे अभी के टाइम पे काम किया जाएगा। और बाकी बात करें, इसका मेन फोकस यही है कि जो PSU रहती है कंपनी, उनका जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहे, क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहे हमारे इंडिया में ही, जिसकी वजह से ये एक तरह से एग्रीमेंट या तो MU की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है PNB ने पार्टनर किया है टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक तरह का PSU मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत। तो दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर है PNB का, उसको जो है स्ट्रेंथन करने का काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो TCIL है वो अपना जो भी एक्सपर्टीज़ है वो देंगी, और वो क्या करेंगे, वो PNB का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है IT इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जो है सिक्योरिटी देने का काम करेंगी, उनके ऊपर जो है साइबर अटैक ना हो पाए। तो ये जो है एक छोटा सा न्यूज़ है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो PNB का IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करने के लिए टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेंट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है PNB के साथ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक तरह से इंडियन रेलवे के ही एक सब्सिडी है। तो इन्होंने पार्टनर किया L&T के साथ, और दोनों मिलके जो आपको प्रोजेक्ट आपको पता होगा मेट्रो बनने वाला है मुंबई से लेके कहाँ तक, अहमदाबाद तक, और ये मेट्रो जो बनेगा वो बनेगा MAHHR प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसका मतलब क्या हुआ, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा है। तो अभी L&T ने पार्टनर किया, और L&T ने बोला है कि हम L&T में पार्टनर किया है, और फिर जो इंडियन रेलवे की जो ये सब्सिडी है इन्होंने बोला है कि हम जो है टोटल 468 करोड़ रुपये जो है इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जो कि आपको मिलेगा, ये जो आपको रूट मिल रहा है मुंबई से
जोरोली, जोरोली एक जगह है जो कि आपको मिलेगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। कहाँ पे? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है जोरोली। ये जो है टर्मिनल नंबर 1 है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो T1 पैकेज के अंतर्गत आता है। मतलब क्या हुआ कि इसको जो है छोटे छोटे पैकेज में बनाया जा रहा है। एक आपको मिलेगा T1, उसके बाद नेक्स्ट जो मिलेगा आपको T2, उसका थर्ड जो मिलेगा वो मिलेगा T3। तो थर्ड जो है आपको मिलेगा अहमदाबाद में, ये पहुंच जाएगी जब T3 कंप्लीट होगा। और मुंबई से जो है जोरोली तक T1 है। तो ये प्रोजेक्ट T1 वाला जो प्रोजेक्ट है जो बनाने के लिए, वो आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रहा होगा, मुंबई से लेके जोरोली विलेज तक T1 बनने वाला है, ठीक है। तो ये बनाए और ये टोटल किलोमीटर की बात करें तो ये टोटल किलोमीटर 157 किलोमीटर मिलने वाला है। और ये बनाने का काम जो है वो जापान करने वाली है। ये सब आपको पता होगा कि जापान जो है इसको बनाएंगी, और जापान जो है इंडिया को हेल्प कर रही है ये बनाने के लिए, ठीक है। अभी के टाइम पे टोटल इसके अंतर्गत टोटल 4 स्टेशन कवर रहेंगी, और इसमें आपको रोलिंग शॉक डिपोट भी मिलने वाला है थाने में। मुंबई में जो थाने हैं वहाँ पे आपको एक तरह से रोलिंग शॉक डिपोट भी मिलने वाला है, ठीक है। तो पूरा का पूरा न्यूज़ इतना ही है, और मैंने अभी आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और बात करें T3 की, तो यहाँ पे एक ध्यान देना कि T3 बनाने का काम जो इंडिया की ही एक PSU है IR कौन, उनका काम रहने वाला है, ठीक है। तो इंडियन रेलवे का ही रहने वाला है, तो वो T3 बनाएंगी। अभी T2 के लिए कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन T1 जो है L&T बनाने वाली है। ये पॉइंट याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो L&T का काम क्या क्या रहने वाला है इस प्रोजेक्ट के अंदर? डिज़ाइन, सप्लाई, टेस्टिंग, कमीशन ऑफ ट्रैकिंग, ये सब जो है इनका काम रहने वाला है, ठीक है। अगर बात करें MAHSR प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि टोटल 508 किलोमीटर लंबा रूट होने वाला है। ये जो रूट मैं आपको बता रहा था 156 किलोमीटर ही है, बाकी रिमेनिंग जो आपको मिलेगा T2 + T3 का रूट मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटल जो है एस्टिमेट किया जा रहा है 1.1 लाख करोड़ रुपये, और ये जो है टोटल इसको बनाने में खर्चा होने वाला है इस पूरे रेल प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है IIT मद्रास ने पार्टनर किया है गाइडेंस तमिलनाडु के साथ। दोनों मिलके जो है इनोवेशन तमिलनाडु लॉन्च कर रहे हैं। इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन स्टार्टअप एंड रिस्क फाइनेंसिंग IIT मद्रास के साथ, और इसके साथ ही आपको मिलेगा कि IIT का जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं इनके साथ पार्टनर करके। मेन पर्पस क्या है कि एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने के लिए तमिलनाडु इकोसिस्टम का ये जो है मेन पर्पस है। ये हेल्प करेगा स्टार्टअप्स को कि फंड, इंक्यूबेशन, इन्वेस्टर, बैंक्स और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो जो है अपना इनोवेटर्स पार्टनर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा न्यूज़ है और स्टेट गवर्नमेंट का न्यूज़ है, तो ये लेसन में आ जाता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत कम बन जाते हैं, ठीक है। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ोगे तब भी आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें जो डिटेल में पढ़ना रहता है वो पढ़ना रहता है बैंकिंग जो है वो डिटेल में पढ़ो। बाकी चीज़ें जो है वो आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ो, या तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको फिल्टर करके पढ़ सकते हो, तो उतना फिल्टर करके पढ़ो, क्योंकि बैंकिंग में ही जो है डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी जगह से डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, और पूछा जाएगा भी तो कम से कम 90% स्टूडेंट जो है जवाब नहीं दे पाते। तो बेटर यही कि कम पढ़ो और ज़्यादा स्कोर करो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़े, तो आपको मिलेगा सुशीला खड़की। सुशीला खड़की के बारे में बात करें तो ये नेपाल से आती है, और ये जो है अभी के टाइम पे इंटरमीडिएट PM ऑफ नेपाल बनाया गया है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ? टेम्परेरी टाइम के लिए इनको नेपाल में जो है PM बनाया गया है। अभी आपको नेपाल का सिचुएशन पता होगा कि PM को जो है अपना कुर्सी छोड़ना पड़ गया, क्योंकि जो जैन जी का प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो जैन जी का प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी वजह से जो है ये चीज़ की हुई है, और अभी के टाइम पे टेम्परेरी टाइम पे इनको जो है PM ऑफ नेपाल बनाया है, और ये पहली वुमेन PM भी बन चुकी है। ये आप देख सकते हो, ये पहली वुमेन PM बनी है जिन्होंने अपना जो है ओथ लिया है, जो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है उनके साथ, ठीक है। कौन जो है अभी के टाइम पे एज अ PM थे, उनका नाम याद रखना है, KP शर्मा ओली, ठीक है। ये अभी के टाइम पे PM थे, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है। तो प्रोटेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इन्होंने एक तो वेबसाइट बंद कर दिया गया था, जैसे कि नेपाल में बात करें तो इन्होंने वेबसाइट बंद कर दिया गया था, और इन्होंने जो है ओपन फायरिंग कर दी थी। गवर्नमेंट ने जो है ओपन फायरिंग करने के लिए पुलिस को ऑर्डर दे दिया था, और पुलिस ने ओपन फायरिंग की तो उसमें से कुछ 12 से 15 लोग जो है मारे गए थे। तो उसकी वजह से जो है प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत और आग लग गई थी, ठीक है। पहले तो नॉर्मल प्रोटेस्ट था, लेकिन बाद में जो है ये 12 से 15 लोग मरने की वजह से प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़ा हो गया, और जो जेनजी है जो कि वेबसाइट जो बंद करके रखा हुआ है, या जो करप्शन है या जॉब्स नहीं है, तो उसकी वजह से जेनजी पूरी परेशान हो गए, और इन्होंने जो है घर वर में जो है आग लगा दिया, जो गवर्नमेंट के जो PM हैं इनके भी, और जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्टर्स उनकी में भी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने ऑलरेडी न्यूज़ में देख रहे होंगे। तो इसकी वजह से जो है जो भी PM ऑफ नेपाल थे KP शर्मा ओली जी, उन्होंने
रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। और अभी के टाइम पे इंटरमीडिएट जो बनाया गया है इनको बनाया गया है। इनको जो है चॉइस किया गया है जो जेनजी प्रोटेस्ट के लीडर हैं उनके द्वारा, नेपाली आर्मी के द्वारा, और ये कुछ पर्सन जो है आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। और इनका काम ये रहेगा कि फेयर इलेक्शन करने का, कि जब तक फेयर इलेक्शन ना हो जाए, वापस एक नया पीएम सेलेक्ट ना हो जाए, तब तक जो है ये पीएम रहने वाली है नेपाल की। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसको ध्यान देते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ में चले तो नेक्स्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो कि आपको मिलेगा, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत के बारे में बात करें तो ये गवर्नर ऑफ गुजरात है। इनको गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का एज अ एडिशनल चार्ज देकर रखा हुआ है। एडिशनल चार्ज क्या मतलब हुआ इसका, कि ये गवर्नर ऑफ गुजरात तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी संभाल रहे होंगे, तो दोनों का दोनों पोजीशन इनको संभालना रहेगा। ये रिप्लेस करेंगे सीपी राधाकृष्णन जी को। किसको रिप्लेस करेंगे? सीपी राधाकृष्णन जी को। और सीपी राधाकृष्णन के बारे में बात करें तो ये आपको पता होगा ये कहाँ चले गए, ये अभी चले गए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए चले गए। तो ये सीट खाली रह गई थी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र की, तो वो फिल करने का काम रहेगा आचार्य देवव्रत का, ठीक है। और अभी के टाइम पे एडिशनल चार्ज के लिए है, तो बाकी बाद में जो है वापस इनकी इलेक्शंस होंगी और फिर बाद में जो है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र सेलेक्ट किया जाएगा परमानेंट वाला, ठीक है, 5 साल के लिए। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आपको मिलेगा रवि रंजन। रवि रंजन अभी के टाइम पे डिप्यूटी एमडी है, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर है एसबीआई के। इनको एमडी बनाया गया है, डिप्यूटी एमडी से इनको एमडी बनाया गया है। बनाया नहीं गया वैसे तो, अभी रिकमेंडेशन दी गई है फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो के द्वारा। और इसके बारे में बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 2022 में, और ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो मेजरली इनका काम होता है कि ये जो है अपॉइंट करती है बैंकिंग के जो बड़े बड़े पोस्ट होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसमें आपको चेयरमैन का नाम भी याद रखना है, चेयरमैन है भानु प्रताप शर्मा। तो भानु प्रताप शर्मा जो है अभी के टाइम पे यहाँ पे आपको चेयरमैन मिलने वाला है। किसको जो है रिप्लेस करेंगे? रवि रंजन जो है रिप्लेस करेंगे विनय एम तोनसे को रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये भी ये नाम याद रखना है कि ये जो है 30 नवंबर 2025 में इनकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो इसके बाद जो है इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ मिलेगा प्रदीप कुमार प्रजापति। इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इनका याद रखना कि 5 साल जो इनका टर्नओवर रहने वाला है, ठीक है। इससे डिप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स का न्यूज़ जो कि आपको मिलेगा कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि लिवरपूल यूके में होने वाला है, तो वहाँ पे आपको विनर मिलेंगी जैस्मिन जो कि 24 साल की है और मीनाक्षी होड़ा जो कि 24 साल की है। तो दोनों के दोनों को जो है गोल्ड मिला है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है इनकी कैटेगरी, ये जो 57 वेट कैटेगरी के अंदर आती है केजी, और ये जो है 48 वेट कैटेगरी के अंदर आती है। तो दोनों को गोल्ड मिला है और ये फर्स्ट एवर गोल्ड है इस इवेंट में इंडिया की तरफ से। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैस्मिन के लिए फर्स्ट एवर गोल्ड है। और बात करें कि अदर मेडल विनर्स की, तो इसमें आपको 2 पर्सन के नाम याद रखना है, सिल्वर और जो ब्राउन्स है, ठीक है। तो जो सिल्वर है वो रूपुर है और जो ब्राउन्स है वो पूजा रानी है। तो ये दोनों के नाम भी आपको याद रखते चलना है। बहुत कम चांस है कि आपको सिल्वर और फिर ब्राउन से पूछा जाए, मोस्टली गोल्ड से पूछा जाएगा। और कहाँ किस किस को डिफीट किया ये भी चीज़ पढ़ लेना, ठीक है। बस इतना ही पढ़ लोगे कि कितना वेट कैटेगरी है, कितना एज है, किस इवेंट में मिला गया है, बॉक्सिंग में मिला गया है, तो आपका यहीं से जो है क्वेश्चन फंस जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डेटा के ऊपर बढ़े तो इंडियन इकोनॉमी ने रिलीज़ किया है, इंडियन इकोनॉमी का एक रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ किया गया है EY के द्वारा। इसके अंदर बोला गया कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2038 तक, ठीक है। टोटल GDP प्रेडिक्शन मारी जा रही है इसमें 34.2 ट्रिलियन की, ठीक है। तो ये इसकी GDP प्रेडिक्शन है। IMF के बारे में बात करें तो IMF में भी अपना जो ग्रोथ है वो फोरकास्ट किया गया था, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से आप छोड़ते हुए चल सकते हो, ठीक है। ये भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे है नहीं। बात करें PDF की तो PDF मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं हम कल एक नए वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट के साथ। बाय।